हृदय दर्द एंजाइना के उपचार में ECP USFDA द्वारा अनुमोदित एक गैर सर्जिकल उपचार पद्धति है। 79 वर्षीय वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर PN वर्मा को हृदय की कार्यक्षमता में कमी के साथ हार्ट अटैक हुआ था, जिसके लिए उन्होंने CABG बाईपास ऑपरेशन करवाया और फिर कई बार अस्पताल एंजियोप्लास्टी और 7 स्टेंट और पेसमेकर प्रत्यारोपण करवाए, लेकिन उसके बाद भी उन्हें लगातार एंजाइना और हार्ट फेलियर की समस्या बनी रही, जिसके लिए उन्हें बार बार अस्पताल में भर्ती होना पड़ा और अधिकतम दवा लेने के बाद भी घर पर ऑक्सीजन लेनी पड़ती थी। उन्हें बॉम्बे हॉस्पिटल मुंबई के एक प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सत्यवान शर्मा ने ECP उपचार की सलाह दी थी। उन्होंने हमारे बनी पार्क अस्पताल में ECP उपचार शुरू किया और अब उन्हें एंजाइना और हार्ट फेलियर में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। उन्होंने बाईपास, स्टेंट और अधिकतम चिकित्सा उपचार की विफलता के बाद जब कोई विकल्प नहीं बचता तो ECP को सबसे अच्छा उपचार माना। सर बताएं क्या परेशानी थी आपको और जो थेरेपी आप ले रहे थे और कैसे आपको जानकारी दी? परेशानी तो बहुत पुरानी है मेरे 1983 में हार्ट अटैक हुआ था। इसके बाद में 1990 में बाईपास सर्जरी हुई दिल्ली एम्स में भाई डॉक्टर विनोद पर, और इसके बाद में 2007 में फिर हार्ट अटैक हुआ। फिर मेरे एक स्टंट लगाया डॉक्टर GL शर्मा ने। इसके बाद में 2015 में फिर हार्ट अटैक हुआ। फिर एक स्टंट लगाया डॉक्टर संजीव शर्मा ने ESCG हॉस्पिटल में। फिर 18 में इसके बाद फिर हुआ, वहाँ डॉक्टर संजीव शर्मा ने 2 स्टंट और लगाए। इसके बाद में 2021 में चेस्ट पेन हुआ। फिर मैं डॉक्टर चांदवानी के पास में गया, वहाँ पर उन्होंने एंजियोग्राफी करी लेकिन कोई ब्लॉकेज नहीं था। फिर उन्होंने सजेस्ट किया पेसमेकर दीजिए। फिर मैंने 2021 में डॉक्टर मक्कड़ से ESCC में पेसमेकर लगवाया, और इसके बाद में 2024 दिसंबर में मेरे को फिर पेन हुआ। फिर मैं डॉक्टर GL शर्मा के पास में गया, उन्होंने एक स्टंट लगाया। फिर 2025 के अंदर फरवरी में फिर पेन हुआ और डॉक्टर GL शर्मा ने 2 स्टंट और लगाए। फिर अप्रैल 2025 में फिर मेरे को पेन हुआ, मैं ESCC गया, वहाँ उन्होंने एंजियोग्राफी करी लेकिन कोई स्टंट लगाने की जगह नहीं थी, तो उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया मेरे को। फिर अप्रैल 29 को फिर पेन हुआ। इसके बाद में मैं फिर ESCC हॉस्पिटल गया, 1 दिन बाद मैं डिस्चार्ज होकर आ गया वापिस। इसके बाद में मैं कॉन्स्टेंट टच में था। डॉक्टर सत्यवान शर्मा है बॉम्बे हॉस्पिटल के अंदर, कार्डियोलॉजिस्ट, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट, मेरे बैचमेट ही हैं, तो उनसे कांटेक्ट में था। तो उन्होंने कहा आप ECP करवाओ। तो मैं क्योंकि डॉक्टर अपने अशोक गोयल को जानता था, तो मेरे को पता था इनके पास में ECP है, तब फिर मैं अब इनसे ECP करवा रहा हूँ। कितना समय भी हो गया सर आपको ECP थेरेपी लेते हुए? मेरे को करीबन 23-24 सिटिंग हो गई। कितना रिलैक्स आपको फर्क तो है काफी। इसके बाद में एक ही एपिसोड हुआ था थोड़ा सा, और वो पेसमेकर की वजह से हुआ या वो हुआ तो मैं पेसमेकर भी चेक करवाऊंगा। डॉक्टर मक्कड़ जो है अभी बाहर गए हुए हैं, वो आएंगे 12 तारीख के बाद में, तो वहाँ जाके पेसमेकर चेक करवाऊंगा। इसके अलावा भी मेरे को इन दिनों में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। सर ECP मतलब लोगों को मैसेज आप देना चाहेंगे? मैसेज तो यही है कि इट इज अ गुड थेरेपी, नॉन इन्वेजिव थेरेपी है, इसमें कोई पेन वगैरह नहीं है और कुछ नहीं होता। कितनी कारगर है सर? हाँ जी, कितनी कारगर है? मतलब कारगर तो अब ये इसका कोई डायरेक्ट एविडेंस तो होता नहीं है कि आप क्लियर की चीज निकाल लें, लेकिन ये कि अगर सिम्टम्स नहीं आ रहे तो इट मीन्स कारगर है।
पॉसिबिलिटीज मतलब आप लोग की जो पेशेंट की क्या बेसिकली ये जो ट्रीटमेंट पड़ती है, ये हमें मान के चलते हैं कि जो काफ मसल्स और लोअर लिम्स होती है उसमें से जो एक्स्ट्रा ब्लड होता है वो कोरोनरी आर्टरीज को मिलता है, और वो कोरोनरी आर्टरीज के बीच में जो छोटे छोटे कोलेटर्स होते हैं वो खुल जाते हैं, जिससे कि वो एक तरह से नेचुरल बाईपास हो जाता है। हमारा अनुभव ये है कि हम इसको करीब करीब पिछले 15 साल से कर रहे हैं और करीब 1000-1500 मरीजों में हम कर चुके हैं, और उसमें ये कि 85% पेशेंट्स में काफ़ी अच्छा फ़ायदा है। और खासकर उन मरीजों में जिनमें कि बाईपास या स्टेंट डल नहीं सकते किसी कारण से, तो सपोज उसको किडनी डिजीज है या लीवर डिजीज है, तो उसमें एंजियोग्राफी भी नहीं हो सकती है और स्टेंट भी डल सकता है, बाईपास भी नहीं हो सकती है। उन पेशेंट्स में ये की जा सकती है। फिर इसमें क्या होती है कि जब पेशेंट्स को मतलब हार्ट के लिए सारे दवाई इस्तेमाल करते हैं, उन पेशेंट्स में जिनमें कि मैक्सिमम मेडिकल थेरेपी देने के बाद में भी सपोज एंजाइना हो रहा है और डिस्कम्फर्ट हो रहा है या ब्रेथलेसनेस हो रही है और अपना रूटीन वर्क नहीं कर पाते हैं, उन पेशेंट्स में हम डेफिनेटली प्रोसीजर करना चाहेंगे। और उन पेशेंट्स में भी जैसे डॉक्टर साहब का केस है जिसमें ऑलरेडी बाईपास हो चुका, 7 स्टेंट डल चुके, अब कोई जगह ही नहीं है स्टेंट डलने की, तो अब उसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो एक तरह से नो ऑप्शन केस हो गया। तो क्या करें, सारे करने के बावजूद और मैक्सिमम मेडिकल थेरेपी भी दे रहे हैं, तब भी वो एंजाइना से पीड़ित है और बार बार सांस खुल जाती है, तो घर पे ऑक्सीजन लगानी पड़ती थी इनको, बार बार में ऑक्सीजन को रखनी पड़ती थी घर पे। और अब ये थेरेपी देने के बाद में इनको हार्डली मतलब अभी 3 हफ्ते की ट्रीटमेंट हो गया है, करीब करीब एक बार उनको ऑक्सीजन लगानी पड़ी, एक बार एंजाइना हुआ, ताकि 3 हफ्ते में कभी भी इनको ऑक्सीजन नहीं लगा, जबकि इनको पहले ऑलमोस्ट 2-3 दिन में ऑक्सीजन लगानी ही पड़ती थी। तो डॉक्टर सत्यवान शर्मा जो बड़े कार्डियोलॉजिस्ट हैं बॉम्बे हॉस्पिटल में, उनका भी यही सजेशन था कि भाई जब कोई नो ऑप्शन है और किसी से कुछ चीज़ मिल ही नहीं पा रही है, ट्रीटमेंट हो ही नहीं पा रहा है, स्टैंड अप आगे लग नहीं सकते हैं, बाईपास दोबारा हो नहीं सकती है इसको देखते हुए, तो बेटर है कि ECP का। तो हमको उम्मीद थी कि भाई 85% चांसेज हैं, हम मरीजों को बता देते हैं कि देखिए 15% मरीजों के अंदर फ़ायदा नहीं मिलता है, पर 85% पेशेंट्स में डेफिनेट फ़ायदा मिलता है। ऐसा पहले भी काफ़ी टाइम हुआ है। सर एक कॉमन मैसेज क्या पब्लिक को आप देना चाहेंगे ECP के बारे में? ECP के बारे में हम कहेंगे कि भाई उन पेशेंट्स में मतलब ऐसा नहीं है कि बाईपास बंद कर दिए जाए या स्टैंड बंद कर दिए जाए और केवल ये ट्रीटमेंट दिया, ऐसा कुछ नहीं है। वो अपनी जगह है, उनकी इंडिकेशन अपनी जगह है, लेकिन जिन पेशेंट्स में बाईपास या स्टैंड नहीं हो सकता है किसी कारण से, या वो होने के बाद में फिर दोबारा से चेस्ट पेन होता रहता है, उन पेशेंट का डेफिनेटली हम ये मानते हैं कि इस मेथड को यूज करना चाहिए और उसके काफ़ी एडवांटेज है।